हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी इसे कहते हैं, इसको देखेंगे और इसके विलोम को भी देखेंगे। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और शॉर्ट में क्या हो जाएगा? बीपीटी, थेल्स प्रमेय। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। चलिए, तो इसी को हम लोग पहले देखने वाले हैं और फिर इसके विलोम को भी देखा जाएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा आप समझ लेते हैं। यहां पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक यहां पे त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं यहां पर ए बी सी। क्या कह रहा है, दोनों से समझते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए बीसी के समांतर हम लोग यहाँ पे खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं बीसी के समांतर डीई, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, डी और ई पर, ठीक है। तो वे बिंदु डी और ई जो है इसको एक ही अनुपात में, इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि एडी और डीबी का अनुपात जो होगा वही एई और ईसी का अनुपात होगा। वही यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट में आपको समझ में आएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो देखिए ये डी खींचा गया है, इसके समांतर है, और अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है डी और ई पे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि एडी और डीबी का अनुपात एई और ईसी का अनुपात बराबर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही जैसे हैं और एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है। चलिए, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया है कि ये त्रिभुज है और ये डी बीसी के समांतर है, यही ना हमारे पास दिया हुआ है जी। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज, ऐसे लिख देते हैं एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है बीसी के तथा डीई एबी को कहां पर, डी, तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये हम लोग ऐसा ले लेते हैं। देखिए यहाँ डी पे, डी जो है एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें जी? हमें सिद्ध करना है कि ये एडी और डीबी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा एई और ईसी के अनुपात के।
इसमें थोड़ी सी हमें रचना करनी होगी। देखिए रचना में अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रचना में क्या करते हैं कि हम लोग इसमें यहाँ पर डी से ए पर एक लंब गिरा देते हैं, ठीक है, और ई से ए बी पर भी एक लंब यहाँ पे गिराते हैं। ये लंब है, ध्यान रखना, ये हमने इस पे लंब खींचा है, ठीक। इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है ना जी, डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर ये जो लंब गिरा है इसका हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एम दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं, ठीक है। और फिर एक और काम करते हैं रचना में, हम लोग बी से ई को मिला देते हैं और सी से डी को मिला देते हैं और इसको भी डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारी रचना ही है, ठीक है ना जी। चलिए ये भी हमारी रचना ही है। चलिए अब इसके बाद देखिए रचना में हमने जो किया है इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या किया है जी, पहले हमने यहाँ पर डीएम लंब खींचा है एसी पर और एन लंब खींचा है आपके एबी पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ये खींचे हैं, उसके बाद क्या किया है, और बीई और सीडी को मिलाया, बीई तथा सीडी को मिलाया, ये ना काम किया है। चलिए ये हमने इसमें रचना किया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ ना इसी तरह एग्जाम में भी आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका प्रमाण देखिए। हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र पढ़े हुए हैं आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई या शेष लंब, ये सब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात करेंगे, इस ADE के, तो अगर हम लोग इसमें AD को आधार मान लें तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे EN हो जाएगा, है ना जी। ये समीकरण, इसको समीकरण मत बनाओ, ऐसे ही रहने दो पहले। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका DEB का, DEB का क्षेत्रफल, अब इसको समझ लीजिए 1/2 आधार आप यहाँ पे DB ले लो तो ऊंचाई आपका EN हो जाएगा। अब कहोगे कि सर इस त्रिभुज में तो ये नहीं है, ये तो बाहर है, बाहर है, आप ये कैसे ले लिए, समझिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसेप्ट देके समझा देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। वो तो बाहर का लंब है, आप इसमें अंदर क्यों कैसे ले लिए, इसी तरह से ना है। उसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से एक बाहर लंब खींच देते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए हमें ABC इस त्रिभुज से मतलब है ना, या फिर यही वाला त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर जो ऊपर हमने नाम लिखा है, ठीक है ना जी, वही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं E, यहाँ पे ले लेते हैं D और यहाँ पे ले लेते हैं B और यहाँ पे ले लेते हैं M। तो यही ना लंब था, वो बाहर लंब है, तो इसको हमने ले लिया है आधार, इसको इस DB को लिया है लेकिन लंब हमने EN ले लिया। ऐसा क्यों किया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB की ही बात करें, इस वाले के ही क्षेत्रफल की बात करें, तो देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में से यानी कि ENB में से घटा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल END। अगर इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो काम बन जाएगा ना जी। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल 1/2 NB और आधार और गुना में EN हो जाएगा, माइनस इस छोटे वाले त्रिभुज का 1/2 ND और लंब जो हो जाएगा EN हो जाएगा। तो यहां से अब कॉमन कर लो EN को और 1/2 को, तो यहां पर NB माइनस का ND और इनटू में EN हो जाएगा। आप देखो तो इस NB में से ND घटा देंगे तो आपका यही ना बचेगा जी, 1/2 DB गुना में EN, तो वही आ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ बाहर भी अगर लंब होता है, अगर उसके आधार को इधर की तरफ बढ़ाने पे ऐसा लंब मिल जाता है तो उसको भी आप संगत लंब के रूप में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसमें से भाग देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से भाग देने पर देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEB इक्वल टू में देखिए 1/2 AD इंटू में EN और यहाँ पर 1/2 DB इंटू में EN, DB इंटू में EN। ठीक है, चलिए अब देखिए EN से EN एक कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर में AD बटा में DB, ये एज ए समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे, अब हम लोग चलते हैं फिर से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से इस ट्रायंगल में ही चलते ऊपर वाले में, लेकिन अब की बार आधार 1 ADE ले लेते हैं, 1/2 AE, तो लंब आपका DM हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई समीकरण मत मानो। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे अगर आप DEC ले लेते हैं, ठीक है, यानी इस वाले को ले लेते हैं, तो 1/2 आधार हो जाएगा आपका EC और गुना में लंब, ये बाहर वाला भी लंब ले सकते हैं ना जी, DM। अब इसमें भी भाग देते हैं, भाग देने पर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 AE गुना में DM बटा में 1/2 EC गुना में आपका DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू में AE बाई में EC। अब देखिए हमें AD बाई DB और AE बाई EC ये दोनों को बराबर दिखाना है, ये दोनों को बराबर दिखाना है ना। तो इसको बराबर दिखाने के लिए इनको बराबर दिखाना होगा। तो ऊपर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, नीचे वाले में थोड़ा गड़बड़ है, DEB और DEC का अगर हम लोग क्षेत्रफल बराबर दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा। आप देखो ये DEB और DEC ये दोनों एक ही आधार DE पे स्थित है और दोनों एक ही समांतर DE समांतर BC के बीच स्थित है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने कक्षा 9th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार कौन है, DE, तथा समान समांतर रेखाओं DE समांतर BC के बीच स्थित है, है ना जी। हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये समीकरण 3 ले लेते हैं। तो अगर समीकरण 3 से देखा जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ये DEC और DEB का क्षेत्रफल बराबर दिखा दिए, इसका मतलब कि ये वाला पार्ट इस पूरे के बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो तीनों समीकरण का सहयोग लेना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से AD बाई में DB इक्वल टू में AE बाई में EC, ये आपका प्रमाणित हो गया। जो हमें साबित करके दिखाना था थेल्स प्रमेय हमने प्रमाणित कर दी। नेक्स्ट देखिए, अभी जो देखने थे थेल्स प्रमेय, उसी से रिलेटेड ये उप प्रमेय दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B के समांतर एक रेखा D खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है ये। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC। अच्छा क्या करा कि BC के समांतर खींचा गया है,
DE, ठीक है, डी, जो डी है AB पर और ई है AC पर, यहाँ पे ना दिया है जी, दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर है D, जहां DE AB तथा AC को क्रमशः D एवं D तथा कर देते हैं, D तथा E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहले में दिया हुआ है कि AB समांतर है DB, सॉरी AB बटा DB इक्वल टू में AC बटा में EC। दूसरे में क्या दिखाना है, AD बटा में आपका AB बराबर में AE बटा में AC, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि ये जो DE है ना समांतर है BC के, ये दिया है। तो जब ये दिया है तो थेल्स प्रमेय से अभी हमने साबित किया कि AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE बटा में EC के, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अभी हमने साबित किया ना। अब क्या कर देते हैं, ये साबित करने के लिए हम लोग एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए एक जोड़ने पर क्या होगा, चलिए जोड़ते हैं एक, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एक जोड़ने पर। देखिए क्या हो जाएगा, AD बटा में DB प्लस 1 AE बटा में EC प्लस 1, इधर एलसीएम ले लेते हैं DB, AD प्लस का DB, इधर EC एलसीएम ले लेते हैं AE प्लस का EC। तो देखिए ना AD और DB ऐड होके AB हो जाएगा, ऊपर AB आ जाएगा और बाई में इधर DB, AE और EC मिलके AC हो जाएगा और बाई में EC। ये प्रूव हो गया कि नहीं, ये प्रूव हो गया। चलिए ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट के लिए है। सेकेंड वाले के लिए अब देखते हैं क्या है। सेकेंड में क्या दिखाना है हमें, सेकेंड में दिखाना है कि AD बटा में AB, ये AD और बाई में AB। अच्छा ऊपर हम लोग देखे थे कि AD बाई DB बराबर है AE बाई EC, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पलट भी तो सकते हैं, यानी कि DB बाई AD बराबर में EC बाई में AE लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। चलिए देखते हैं एक जोड़कर क्या होता है, यहाँ जोड़िएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, DB बाई में AD प्लस 1 और इधर EC बाई में AE प्लस का 1, इधर एलसीएम ले लेते हैं AD, आ जाएगा DB प्लस का AD और इधर एलसीएम ले लेते हैं AE, तो आ जाएगा EC प्लस का AE। तो देखिए तो ये DB और AD मिलके AB हो जाएगा और बाई में आपका AD है, EC और आपका AE मिलके AC हो जाएगा और बाई में आपका AE है। इसको पलट देते हैं फिर से, तो AD बाई AB इक्वल टू में AE बाई AC। तो देखिए अगर आप, कहने का मतलब है कि आप ये याद रखेंगे कि अगर त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखाखंड किसी तीसरे भुजा के समांतर हो, तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, और वह अनुपात अगर जिस अनुपात में, अगर मान लीजिए AD बटा AB लेते हैं तो इधर आपका AE बटा AC हो जाएगा, इधर आप AB बटा में DB लेते हैं तो इधर AAC बाई में EC हो जाएगा, इधर आप BD बाई में AD लेते हैं तो इधर CE बाई में AE हो जाएगा। तो जिस तरह से इधर अनुपात लेंगे भुजाओं का, उसी तरह से अनुपात यही लेना होगा सेम, तो आप बराबर हो जाएंगे वो अनुपात, ये ध्यान रखना। यहाँ से हमें यही ना कंक्लूजन निकलता है। चलिए अगला प्रमेय हम लोग देखते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम भी कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम।
यानी कि कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जस्ट अपोजिट है, अब की बार समांतर दिखाना, अनुपात बराबर दिया हुआ है, उसी प्रमेय का ये अपोजिट है। चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ये हमारे पास ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है। हम लोग एक ऐसी रेखा यहां पर ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं, मान लीजिए DE। ये ऐसी रेखा है जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, और इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB और AE बटा AC ये अनुपात हमारे पास बराबर दिया हुआ है। तो मैं सिद्ध कर रहा कि ये DBC के समांतर होगा। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वो उसी प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय का। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु क्रमशः D तथा E इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर में है AE बटा में EC। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो DE होगा समांतर हो जाएगा BC के। चलिए इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। हम लोग क्या करते हैं, ये DE समांतर BC अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि D से एक रेखा खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, इस पे इसका नाम देते हैं कुछ F दे दो, चाहे E डैश दे दो, ठीक है, F दे दो या E डैश दे दो, F ही देते हैं। चलिए, जो इसके समांतर है, तो हम लोग इस रचना में यहाँ पे लिख देंगे कि यदि संभव है तो माना यहाँ DE समांतर नहीं है BC के। अगर ये संभव है तो मान लेते हैं कि समांतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, D से एक रेखा DF समांतर BC खींचे, जो AC को F बिंदु पे मिल रहा है ना, F बिंदु पर मिलता है। हमने एक समांतर खींच लिया। अगर ये समांतर नहीं है तो हमने मान लिया कि ये समांतर खींचा है हमने। चलिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है जी, AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। ये हमारे पास समीकरण 1 मान लेते हैं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अच्छा, हमारे पास ये भी दिया है रचना से कि DF समांतर है BC के, रचना से। तो जब ये समांतर है तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर में AF बटा में FC हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से होगा ना जी, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे क्योंकि ये समांतर है, थेल्स प्रमेय से, है ना जी। चलिए, अब इन दोनों समीकरणों को देखो, AD बट्टा DB दोनों तरफ है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AE बटा में EC इक्वल टू में AF बटा में FC, ठीक है, हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ने पे देखिए क्या हो जाएगा, AE बटा में EC प्लस 1 और AF बटा में FC प्लस 1। चलिए, अब इसके बाद इधर एलसीएम लेते हैं, EC AE प्लस का EC और इधर हो जाएगा FC एलसीएम AF प्लस का FC। तो देखो,
ई और ई सी मिलके ये आपका हो जाएगा ए सी और बटा में ई सी, और इधर ए एफ और एफ सी मिलके हो जाएगा ये भी ए सी बटा में एफ सी। तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ई सी जो होगा एफ सी के इक्वल है। तो ई सी और एफ सी ये कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, समपाती होंगे, तभी ये संभव है ना जी। तो लिख सकते हैं कि यह तभी संभव है, तभी संभव है जब F तथा E संपाती बिंदु हो, संपाती बिंदु हो, तभी ये हो सकते हैं। तो जब ये संपाती बिंदु हो जाएंगे तो चूंकि DF समांतर है BC रचना से, तो जब ये समांतर है इसका मतलब F और E संपाती होने का मतलब F की जगह पे E भी लिख सकते हैं, यानी कि DE समांतर BC हो जाएगा। ये प्रमाणित हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, आगे के प्रमेय देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।